सलामकुम भट्ट साहब। भट्ट वालेकुम साहब, सलाम। आज हमें ये बताएं कि स्वीडन में टैक्सी कंपनी रजिस्टर करवाने का क्या प्रोसीजर है। डिटेल से हमें गाइड करें आज। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इससे पहले हम अपने दोस्तों को कहेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अच्छा जी, टैक्सी बिजनेस स्वीडन के अंदर करना, इसे किस तरह आप रजिस्टर कर सकते हो हम आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करेंगे। ठीक है, आप हमारी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, अगर आप स्वीडन के अंदर टैक्सी बिजनेस करना चाहते हो, आपको कोई भी ना कोई कंपनी ओपन करनी पड़ेगी। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, स्वीडन में कोई भी बिजनेस करना हो, आपने ग्रासरी की शॉप बनानी है, आपने कुछ सैलून बनाना है, कुछ भी करना है, आपको सबसे पहले कंपनी ओपन करनी पड़ती है। फिर आप कोई भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने दुकान ओपन की बिना किसी कंपनी के। सबसे पहले आपको कंपनी ओपन करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे कि दो तरह की कंपनी ऐसी हैं जो मोस्टली जिस पे बिजनेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्ट फिर्मा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सोल ट्रेडर कंपनी। एबी फिर्मा, जिसे कहते हैं हम लिमिटेड कंपनी। ठीक है, एक्टिव ब्लॉक लिमिटेड कंपनी। बाकी कुछ और कंपनीज भी हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि मोस्टली बिजनेस इस पे होता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी ओपन किस तरह होती है। अब अब इसके लिए आप वर्कसम्थ.एससी की वेबसाइट है, आप उस पर जाके खुद भी कंपनी ओपन रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आती, आप स्काते बरकत का ऑफिस है टैक्स ऑफिस का, वहाँ पे जाओ, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर वो भी नहीं आप करना चाहते तो आसान वे ये है कि आप अपना कोई ना कोई अकाउंटेंट लो। यहाँ पे बेशुमार अकाउंटेंट हैं। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से हो तो इंडियन पाकिस्तानी अकाउंटेंट भी हैं, स्वीडिश भी हैं। अच्छे से अच्छे अकाउंटेंट, आप उनसे बात करो, वो आपसे अपने चार्जेस लेंगे कंपनी ओपन करने के। तो आप वो कंपनी ओपन कर सकते हो। अब इसमें बात आ जाती है हम कौन सी कंपनी ओपन करें, सिर्फ फिर्मा ओपन करें या लिमिटेड कंपनी, ये भी कंपनी ओपन करें। मेरा मशवरा ये, अगर तो आप करना इस तरह कर, कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम अपनी कंपनी बनाकर खुद ही काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए इनसे फिर्मा एक बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि मुझे बिजनेस करना है और मुझे मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ रखनी है, ज़्यादा ड्राइवर रखने हैं, तो उसके लिए ए बी एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, आप ए बी कंपनी बना सकते हो। इसमें एक चीज़, जब आपने टैक्सी का बिजनेस करना है, आपने खुद गाड़ी नहीं चलानी टैक्सी, तो टैक्सी लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है। टैक्सी लाइसेंस उसी लिए ज़रूरी होना ज़रूरी जब आपने खुद भी टैक्सी चलानी है। अगर सिर्फ बिजनेस करना है तो आपका टैक्सी लाइसेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने इसलिए फिर्मा या ए बी फिर्मा, दोनों में से कोई एक कंपनी आपने बना ली अपनी। ठीक है, इसी फिर्मा के लिए बता दूं कि आपको, अगर आप पर्सनल अकाउंट पे भी चला सकते हो, लेकिन बेहतर यही होता है कि जब आपने बिजनेस करना है तो आप बिजनेस अकाउंट लो। ठीक बैंक है, अकाउंट आपका मतलब? बैंक अकाउंट आपका अपना हो। ए बी फिर्मा में ये कि आप प्रोसेस में जाते हो तो आपको कोई ना कोई बैंक बिजनेस अकाउंट लाजमी ओपन करना है, और उसके लिए 25,000 स्वीडिश क्रोन मिनिमम उस अकाउंट के अंदर आपने डिपॉजिट भी करने होते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम 50 भी रख सकते हो, 2 लाख भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम 25,000 करोड़ लाजमी हो, तब जाके वो आपका ए बी फिर्मा के लिए बिजनेस अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, उसके अलावा जब आप ए बी फिर्मा ओपन करते हो या ऐसे फिर्मा ओपन करते हो, उसके बाद आपने करना है टैक्सी परमिट अप्लाई करना है। टैक्सी परमिट के लिए क्या होता है, आपको 4 एग्जाम देने हैं स्वीडिश के अंदर, जिसमें इकॉनमी के अंदर इकॉनमी शामिल होगी कि आपने किस तरह कैलकुलेट, लोगों को की सैलरी किस तरह पे करनी है, उसका टैक्स सिस्टम किस तरह का है, लॉ रेगुलेशन क्या है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर आपका विलोती बुक होती है, जो रेस्ट का टाइम होता है कि स्वीडन में लॉ है कि ड्राइवर 13 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकता। तो ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। अगर ड्राइवर ये मिस्टेक करता है, गलती करता है, तो वो कहते हैं एम्प्लॉयर भी कसूरवार है और ड्राइवर भी कसूरवार है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ ये कहें, क्या नाम है, कि सिर्फ जो है ना ड्राइवर की मिस्टेक है, वो अथॉरिटीज़ आपको भी पनिश करेंगी। इसलिए आपको ये सारे लॉ रेगुलेशन पता होने चाहिए। तो इसके 4 एग्ज़ाम है। ठीक है, फास्ट स्टडी है, एक लॉ के रिलेटेड है, इकॉनमी के रिलेटेड है, एक और है। ठीक है, 4 एग्ज़ाम आपको स्वीडिश के अंदर ही पास करने हैं। इसमें बात आ जाती है कि बंदे कहते हैं मुझे तो स्वीडिश इतनी खास नहीं आती। आपकी अगर गुजारा लायक स्वीडिश भी है ना, थोड़ी बहुत भी है, अब तब भी पास कर सकते हो। अब वो पास किस तरह कर सकते हो, जो एग्ज़ाम मतलब मुख्तलिफ हैं, जैसे एक है बी सी डी टैक्सी कम ऐप है। अगर ये ऐप करते हो तो इसमें क्वेश्चन है, अब उन पर ट्राई करो, मेहनत करो, तो उससे मिलते जुलते सवाल आ जाते हैं। आप जब मतलब कह लो सिंपल अल्फाज में रट्टा मार लेते हो, लफ्ज़ों को पहचान कर लेते हो, तब उस पर भी पास कर सकते हो। उसके अलावा कुछ कोर्सेज मिल जाते हैं लोगों के पास, यूएसपी वगैरह में पड़े हुए हैं, तब वो लेके अब तैयारी करके पास कर सकते हो। अब कहते हो फिर भी मुझसे नहीं पास होते, तो आप ट्रैफिक इंस्वायरर भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अभी वो टेस्ट पास किए हुए हैं, मेरे पास टैक्सी परमिट है, आपको फिर मुझे अपनी कंपनी में ट्रैफिक इंस्वायरर रख सकते हो, या जिसके पास है उसे आप अपनी म्यूचुअल डील कर लो कि मैं आपको 5-10 हज़ार जो भी आपने करनी है, आप उसको भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी इंस्टी फिर्मा है तो आपकी ट्रैफिक इंस्वायरर नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें आप उसको बोर्ड में जगह नहीं दे सकते। ठीक है, वो आप सोल ट्रेडर हो, जो आप हो वही कंपनी है। ए बी फिर्मा में आप ये कर सकते हो। ठीक है, आप किसी का तिलस्तान यूज़ कर सकते हो, इसी फिर्मा में किसी और का तिलस्तान नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपनी ओपन कर ली, आपके पास तिलस्तान भी आ गया, फिर आप
आपने तिस्तान पास करने के बाद आपने परमिशन अप्लाई करनी है ट्रांसपोर्ट तिस्तान के अंदर गाड़ियों की। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपने एक गाड़ी डालनी है पहली, तो 1 लाख स्वीडिश करोन आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, जो आपने शो करना है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि मेरे पास 1 लाख करोन है, ये मैं गाड़ी जो है एक मुझे परमिशन दें। तो पहली गाड़ी के लिए 1 लाख करोन है। उसके बाद अगर आप 2 गाड़ियों की परमिशन डालते हो तो 50,000 करोन मजीद, यानी कि 1.5 लाख करोन। अगर तीसरी अगर एक और की डालनी है तो फिर जितनी गाड़ियां डालनी है आपने 50,000 करोन पर गाड़ी के हिसाब से आपने अपनी एसेट शो करने हैं कि मेरे पास एसेट है। ये कोई फीस नहीं है, ना ही किसी ने ये ले लेने हैं, वो आपके अकाउंट के अंदर ही रहेंगे। लेकिन वो आपकी वर्थ देखना चाहते हैं कि आपके पास अगर आपने बिजनेस करना है तो आपके अकाउंट में इतने पैसे होने लाजमी हैं। ठीक है, तो परमिशन लेने के तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी, अगर 5 की लेनी है तो इस हिसाब से आपके अकाउंट के अंदर पैसे होने चाहिए। जब आपको परमिशन भी मिल जाती है, ठीक है, परमिशन मिलने के बाद कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है। ऊबर बोल्ट पे अब स्वीडन के अंदर मोस्टली अब जो काम हो रहा है टैक्सी का, वो ऊबर बोल्ट के ऊपर हो रहा है। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे पहले की। लेकिन अगर आपने फ्री टैक्सी चलानी है, जैसे टैक्सा मीटर लगा के आप स्ट्रीट से किसी पब के बाहर से सवारी उठाना चाहते हो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कोई भी गाड़ी लेके उस पर काम कर सकते हो आप, ठीक है। अब गाड़ी जब अब लोगे तो उसका, अब बता रहे स्वीडन में गाड़ी खरीदना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको 20% से 30% डाउन पेमेंट देनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी है 3 लाख की, तो उसको कुछ कंपनी ऐसी हैं जैसे टोयोटा फिनांस है, उन्होंने अब शुरू कर दिया 30% लेते हैं। और कुछ डीएनबी हैं या नोडिया या दूसरे बैंक वगैरह हैं जो आपसे 20% लेते हैं डाउन पेमेंट। अब उसमें एक थोड़ी टेक्निकल पॉइंट है, चले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अब जो गाड़ी लेते हो उस पर वैट होते हैं, 25% वैट होते हैं उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख की गाड़ी ली, उस गाड़ी के ऊपर 1 लाख वैट होगा जो मुझे वापस आ जाएगा क्योंकि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ। अब वो अगर आप 30%, जैसे वो टोयोटा फिनांस का ये है कि वो कहते हैं कि ये 30 जो वैट वापस आए 1 लाख करोड़, ये आप रख सकते हो, अपने काम में यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ बैंक हैं वो कहते हैं नहीं, ये हमें आप वापस करो। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आपने 20% पेमेंट की थी 80,000, 1 लाख वैट भी आ गया, तो वो कहते हैं 1 लाख भी आप हमें दो। वो इस तरह देना कि वो आपका 1 लाख, जो 5 लाख की गाड़ी में से 1 लाख और आपने दे दिया, गाड़ी तो आपने ली इंस्टॉलमेंट आपका पे, लोन कम हो जाएगा। लोन कम हो गया, 80,000 आपने एक दे दिया, 1 लाख ये और दे दिया आपने, तो आपकी गाड़ी अब पीछे रह जाएगी कम पैसों की। तो जो पैसे रह जाएंगे उस हिसाब से वो आपसे इंस्टॉलमेंट कर लेंगे। और स्वीडन के अंदर टैक्सी के ऊपर 3 साल की इंस्टॉलमेंट होती है मोस्टली, ठीक है। पर्सनल कार पे आप 5 साल कर सकते हो, लेकिन टैक्सी पे 3 साल। तो जो बकाया पैसे होते हैं वो जो रह जाते हैं वो 3 साल पे डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी वो पर मंथ इंस्टॉलमेंट बन जाती है, ठीक है। वो गाड़ी लेने के बाद आपने टैक्सा मीटर वगैरह लगवाना होता है, गाड़ी के अंदर ज़रूरी है। अगर किसी ने ऊबर बोल्ट भी चलानी है स्वीडन के अंदर, तो आपको प्रॉपर टैक्सी कंपनी बनाकर, और टैक्सी लाइसेंस होना भी ज़रूरी है जिसने चलानी है, कंपनी वाले ओनर के लिए नहीं, जिसने ड्राइव करनी है। टैक्सी लाइसेंस भी होना ज़रूरी है, टैक्सी के अंदर टैक्सा मीटर लगना होना भी ज़रूरी है। मुझे पता ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में ऐसा नहीं होता, बी लाइसेंस पे भी टैक्सी चला सकते हो, ऊबर ऊबर जो लोकल टैक्सी होती है वो नहीं। लेकिन स्वीडन के अंदर ज़रूरी है कि उसके अंदर टैक्सा मीटर भी हो और प्रॉपर टैक्सी कंपनी भी हो, ठीक है। अब कुछ लोग हमें मैसेज करते हैं कि मेरे पास यूएई का लाइसेंस है, फलां मुल्क का लाइसेंस है, तो वो वैलिड नहीं है, मैं उस मुल्क में टैक्सी चला रहा हूँ। तो स्वीडन के अंदर टैक्सी चलाने के लिए टैक्सी लाइसेंस स्वीडन का होना ज़रूरी है, ठीक है। आप किसी और मुल्क पे नहीं चला सकते, ठीक है। अगर आपके पास ईयू का कोई लाइसेंस है टैक्सी का, तो आप चेंज कर सकते हो। वो पूरी एक हम वीडियो बना सकते हैं उसके ऊपर कि आप किस तरह, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स प्रोसीजर है? हैं, क्या किस तरह चेंज करवा सकते हो, ठीक है। टैक्सा मीटर लगने के बाद आपको ट्रैफिक इंश्योरेंस भी टैक्सी वाली चाहिए गाड़ी के ऊपर। आप लोकल प्राइवेट कार पे आप नहीं चला सकते इंश्योरेंस पे। तो टैक्सा मीटर लगवाने के बाद, टैक्सी इंश्योरेंस लेने के बाद, आपने ऊबर एंड बोल्ट पे गाड़ी रजिस्टर करवानी है। अगर आपने खुद चलानी है, अगर आपके पास टैक्सी लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हो। अगर आपने किसी को हायर करना है तो वो बंदा देखो जिसके पास टैक्सी लाइसेंस है, उससे आप बात करो कि आप उसने गाड़ी चलानी है। अब मैं यहाँ से छोटा सा एक पॉइंट बता दूँ कि इनकम के हवाले से हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं पूरी, वो डिटेल में हम अपने दोस्तों को गाइड कि करेंगे। क्या क्या एक्सपेंस आते हैं आपके गाड़ी के ऊपर, क्या क्या आपने ड्राइवर को पे करना होता है, कौन से आपको खर्चे देने होते हैं, और एंड पे आपको क्या बचता है, क्या ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट किसका है, क्या ड्राइवर ज़्यादा कमा रहा है या कंपनी ज़्यादा कमा रही है, ठीक है। लेकिन मैं मोस्टली जो प्राइस कम चलता है वो 50-50 चलता है, क्या 50% ड्राइवर को देते हो 50। लेकिन इसमें बहुत बड़ी साइंस भी है कि उसमें कौन कौन से मजीद एक्सपेंस ऐड होते हैं, ठीक है। उसमें हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे। तो ये थी हमारी सारी एक वीडियो कि अब टैक्सी कंपनी, अगर टैक्सी बिजनेस करना चाहते हो तो किस तरह, अब ये वर्थ करता है नहीं करता है, इसमें कितने एक्सपेंस हैं, कितनी बचत है, क्या चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिटेल के साथ आपको, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। इसके अलावा आदिल साहब, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो।
बट साहब इनकम के हमारे वीडियो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डिटेल के साथ अपने इंशाल्लाह। दोस्तों के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।